हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने ईजीएम पर छोड़ा था। आइए इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ईजीएम सेक्शन 100 में सर कौन कौन बुला सकता है? वही तीन लोग, ट्रिब्यूनल, बोर्ड, मेंबर। प्रैक्टिकली अगर बात करूं सर तो पावर जो है इसको एक्सरसाइज करने की मेनली मेंबर्स के पास सिर्फ और सिर्फ यही पावर है। मेंबर एजीएम नहीं बुला सकते, ईजीएम बुला सकते हैं। लेकिन जनरली ईजीएम बुलाता कौन है सर? बोर्ड। तो ईजीएम बुला सकता है बोर्ड। कैसे बुलाएगा सर? सुओ मोटो, अपनी मर्जी से, कब? जब भी ठीक लगे। कहां होनी चाहिए सर? जनरली इंडिया में ही होनी चाहिए। एक ही एक्सेप्शन है, जो होली ऑन सब्सिडरी है। किसकी होली ऑन सब्सिडरी? कोई कंपनी इंडिया से बाहर बनी है, उसकी होली ऑन सब्सिडरी है, उसके लिए आउटसाइड इंडिया हेल्ड हो सकती है। अदरवाइज जनरल रूल इज ईजीएम बोर्ड बुला सकता है, हेल्ड कहां होगी? विद इन इंडिया। ईजीएम ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर बुलाई जा सकती कम से कम 1/10 मेंबर चाहिए, या फिर 1/10 वोटिंग पावर। जब मैं मेंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड आता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ में लिख लीजिए हैविंग वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स हैं, यानी बात एक ही है, सेम। वैलिड रिक्विजिशन, रिक्विजिशन मतलब होता क्या है? मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड को। आइए टाइम पीरियड देखते हैं इसका डायरेक्टली, डायग्राम आपके सामने होगी। मेंबर को जबकि लगता है ना कि हमें मीटिंग रखनी है, तो वो नोटिस दे देते हैं कंपनी को। मान लो मेरे को लगता है यार आज से 30 दिन के बाद मीटिंग रखनी है, तो 1/10 वाले मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या काम कर दीजिए सर, ये मीटिंग रख लीजिए। अभी यहां पे आके मेंबर ने स्लिप जमा करवा दी, रिक्वेस्ट जमा करवा दी। अब 21 दिन किस चीज के लिए? बोर्ड मस्ट प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब बोर्ड एक्ट करेगा, कार्रवाई शुरू कर देगा, नोटिस भेजने शुरू कर देगा। किस चीज के? मीटिंग के। वो नोटिस यहाँ पे भी भेज सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ कहीं भी। लेकिन लास्ट डे उसके लिए कब है? 21st डे। उस दिन हर हाल में नोटिस भेज देना चाहिए। किसको? बोर्ड को, ईजीएम बुलाने के लिए। मीटिंग कब रखनी है सर? अब अगर 21 दिन में नोटिस भेजा है तो आगे 45 दिन में मीटिंग हो जानी चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक सर, 21वें दिन नोटिस भेजा उसको भूल जाओ, 22वां 23वां भूल जाओ, वो 2 दिन डिलीवरी वाले आगे। 23 में मैं 21 दिन ऐड करता हूं, क्लियर डेज। 23 और 21 44, तो 45वें दिन मीटिंग हो सकती है। ये लॉजिक है इसके पीछे। अब यानी जब मैंने 21वें दिन तक मीटिंग बुलानी है बोर्ड ने, तो 45वें दिन तक मीटिंग हो जानी चाहिए। अगर सर 45वें दिन तक मीटिंग नहीं होती, तो यहां पर आकर पावर दे दी गई किसको? मेंबर्स को। मेंबर अब बोर्ड को कहते हैं भाई साहब हमें रजिस्टर दे दो। किस दिन का? ये 21वें दिन का। यहां का हमें दे दो रजिस्टर, और यहां से यहां तक जो चेंजेस हुए हैं, रजिस्टर मतलब यहां तक कि मेरे को लिस्ट दे दो, लिस्ट ऑफ मेंबर्स। और यहां से यहां तक जो चेंजेस हुए हैं, हमें उन चेंजेस की भी डिटेल दे दो। उसके बाद मेंबर्स यहां पर नोटिस भेजेंगे बाकी मेंबर को कि आइए मीटिंग होल्ड करते हैं। तो यहां पर इन 3 महीनों में टोटल में, यानी 45 दिन ये रहे, आगे जितना भी समय बचे, टोटल 3 महीनों में ये प्रोसीजर हो जाना चाहिए। रफली अगर 3 महीनों की बात करूं तो 90 डेज अगर अप्रॉक्स बनते हैं, तो पहले 45 दिन कंट्रोल रहता है बोर्ड के पास, अगले 45 दिन रहता है मेंबर्स के पास। उसके लिए वो बोर्ड को बोलते हैं भाई साहब हमें लिस्ट दे दीजिए, और हमने क्या काम कर लेना है? मीटिंग कॉल कर लेनी है। अब खर्चा तो ये प्रैक्टिकली मीटिंग बुलाने का किसका था? कंपनी का। तो मेंबर खुद जेब से खर्चा करके यहां पर मीटिंग बुलाते हैं। फिर यहां पर अगर मीटिंग बुला रहे हैं तो सर वो खर्चा कंपनी से रिकवर करेंगे। कंपनी किससे रिकवर करेगी सर? कंपनी यहां पर डायरेक्टर की तनख्वाह में से ये पैसा काट लेगी। आओ रीड करें इसको फटाफट से। रिक्वेजिशन जब वो भेजेंगे तो उसमें सिर्फ मैटर लिखेंगे, रीजन लिखे होने जरूरी नहीं है। इस पर केस स्टडी आ जाती है कि भाई उन्होंने रीजन स्पेसिफाई नहीं किया था तो बोर्ड ने मना कर दिया ना सर। सिर्फ मुद्दे लिखे हो कि ईजीएम में क्या क्या डिस्कस करने हैं, रीजन होने जरूरी नहीं है। सारे रिक्वेजिशन साइन करें, या फिर जो उनका एक ऑथराइज्ड पर्सन है वो साइन कर दे। कहाँ डिपॉजिट करवानी है सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में।
या फिर राइटिंग में लिखकर इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्कैन्ड कॉपी भेज दीजिए हमारे पास। ड्यूली साइंड रेक्विजिशन की डिजिटल सिग्नेचर होनी आवश्यक नहीं है। रेक्विजिशन एक डेट भी लिख सकते हैं, कम से कम 21 क्लियर दिन का समय हो उस डेट के लिए। ईजीएम कौन कॉल कर रहा है? बोर्ड। जैसे ही रेक्विजिशन मिलेगी बोर्ड 21 दिन में मीटिंग कॉल कर लेगा। कॉल कर लेगा ना, वर्ड फिर से आया क्या? प्रोसीड। कॉल नहीं है, कॉल तो होता है कि मीटिंग हेल्ड करना है, कुछ एक्ट करेगा, नोटिस भेजने शुरू करेगा। 21 दिन में मीटिंग नहीं बुला लेगा। वर्ड ध्यान से लिखना, प्रोसीड और एक्ट। प्रोसीड टू कॉल, बुला ही नहीं लेगा, कॉलिंग शुरू करेगा। मीटिंग होएगी नहीं, हेल्ड नहीं है। मीटिंग 21 दिन में करनी नहीं है। आप कॉल वर्ड को भी इंपॉर्टेंस ना दे, हेल्ड पर ध्यान दे लेना। वर्ड हेल्ड गलती से मत लिख देना। 21 दिन में सर मीटिंग बुला लीजिए ईजीएम के लिए। ईजीएम वो कब तक करनी है? हेल्ड के लिए 45 डेज है, यानी जब तुम्हें नोटिस मिला उसके 21 दिन में तुम आगे मेंबर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दो बोर्ड जी। और अगले 24 दिन में यानी कि 45 दिन टोटल तक जब से रिक्वेजिशन मिली आप क्या कर लेंगे? सर हम लोग ये 45 दिन में मीटिंग कर लेंगे। ठीक है जी। नोटिस किसको देना है? 3 दिन में जिनका नाम अपीयर हो रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। जब से रिक्वेजिशन मिली उसके 3 दिन में जो लोगों का नाम था। बोर्ड अगर फेल हो गया तो रिक्वेजिशन खुद बुलाएंगे। 3 महीने जब से रिक्वेजिशन डिपॉजिट हुई रिक्वेजिशन बुलाएंगे। मैनर ऑफ कॉलिंग एजीएम जैसे बोर्ड बुलाता है वैसे ही सेम मैनर। उसके बाद सर नेक्स्ट राइट ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट। क्या राइट रहेगा सर? इनको एक लिस्ट दे दी जाएगी मेंबर की। बनेगी कब वो लिस्ट? 21वें दिन। उसमें 45 दिन तक के चेंजेस आ जाएंगे। नेशनल हॉलीडे ना हो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना या सेम सिटी प्लेस वगैरह में रख लेना। नोटिस कैसे दिया जाएगा? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड। और जैसे हम बाकी एजीएम में नोटिस की बात कर रहे थे, अगर कोई गलती से छूट गया नोटिस किसी को, एक्सीडेंटल ओमिशन, तो मीटिंग बिल्कुल सही हुई है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और अगर एक तो हो गया हमने पोस्ट ही नहीं किया, एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस। यहाँ एक्सीडेंटल क्या है? पोस्ट नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है? रिसीव नहीं हुआ, तब भी हमारी कोई गलती नहीं है। डिस्क्लोजर इन नोटिस HDDP, आवर, डे, डेट, प्लेस मीटिंग का, कौन सा बिजनेस वहां पे करना है, और SR वगैरह की बातें अगर कुछ डिस्कस होना। रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे रीपेड टू रिक्वेजिशनिस्ट बाय द कंपनी। कंपनी पैसा देगी किसको? रिक्वेजिशनिस्ट को, और वो किसकी तनख्वाह में से काट लिया जाएगा? डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स की। चलिए चैप्टर 7 की एप्लीकेबिलिटी ओपीसी को। ओपीसी के केस में मीटिंग नहीं होती है, सिंपल है। वो क्या करता है बच्चे, वो कोई भी नोटिस है वो बस अपनी बुक्स में लगा लेता है, कंपनी की जो रजिस्टर बने हैं उनमें वो दर्ज कर लेता है उस रजिस्टर को और साइन कर लेता है। मान के चलेंगे मीटिंग्स भी होगी, मिनट्स भी होंगे, खत्म। रेजोल्यूशन मेंबर दे देगा कंपनी को और उसको मिनट बुक में एंटर कर लेगा, साइन कर देगा, डेट डाल लेगा। डीम टू बी डेट ऑफ मीटिंग। हुई नहीं है मीटिंग, अकेला बंदा क्या मीटिंग करे? वो और उसकी तन्हाई पॉसिबल ही नहीं है। तो सर अगर ओपीसी में सिर्फ एक डायरेक्टर है, रेजोल्यूशन वही सेम फंडा। जब भी जो बिजनेस हमने ऊपर पढ़े ये ऐसे डिस्कस होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। रेजोल्यूशन बनाओ, कंपनी की बुक्स में जाके अटैच कर दो, साइन कर दो, मान के चलेंगे मीटिंग भी होगी, मिनट्स भी बन गए, सब कुछ हो गया। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन, ये क्या है सर? 100 में क्या बुलाई? मीटिंग। 111 में क्या आया सर? रेजोल्यूशन। मेंबर रेजोल्यूशन सर एक स्पेशल नोटिस भी करवाया था। हाँ बेटा, स्पेशल नोटिस था जब एक मुद्दा ऑर्डिनरी डिस्कस हो रहा है, शेयर होल्डर उसको किसी और तरह से करना चाहता है, तो भाई एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। सीए को आप रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हो, नॉर्मली हर बार सीए रीअपॉइंट हो जाता है, तो आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा इस बात के लिए। और उसमें वोटिंग पावर सिर्फ 1% चाहिए थी। यहां अगर मैं बात करता हूं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का सर्कुलेशन मतलब मेंबर अब कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहता है, सर फिर वो मीटिंग बुला ले। बेटा मीटिंग की डेट पहले से डिसाइडेड है, वो मीटिंग नहीं बुलाना चाहता,
या तो उसको मीटिंग की डेट पता है या उसको नोटिस आ चुका है और वो वहां पर एक मुद्दा मूव करवाना चाहता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? यस। ध्यान दे लेना मेंबर के पास क्या क्या अधिकार आए। पहला अधिकार वो मीटिंग बुला सकता है, दूसरा अधिकार वो रेजोल्यूशन के लिए कॉल कर सकता है, तीसरा अधिकार उसको अधिकार क्या ड्यूटी है प्रैक्टिकली ये इसको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। तीनों अलग अलग बातें हैं बच्चे। मीटिंग बुला सकता है सर, अभी पढ़ा ईजीएम सेक्शन 100 में। रेजोल्यूशन पास करवा सकता है, पढ़ा सर 111 में। मीटिंग के लिए आया 100, ईजीएम बुला सकता है सर, एजीएम नहीं बुला सकता ना, उसके लिए वो ट्रिब्यूनल के पास जाके रो ले, ट्रिब्यूनल को तरस आया तो मीटिंग हेल्ड कर देगा, अदरवाइज नहीं। ओके। और रेजोल्यूशन सर, रेजोल्यूशन के लिए आप पढ़ेंगे 111, स्पेशल नोटिस 115। तीनों सेक्शन मिक्स नहीं करने, अलग अलग रखना है। अब पढ़ो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। कंपनी को अगर रिक्वेस्ट मिली कि हमने ये रेजोल्यूशन मूव करना है तो कंपनी की जिम्मेवारी बनेगी उस रिक्वेजिशन पर, रिक्वेस्ट पर एक्ट करना। सर कौन भेज सकता है रेजोल्यूशन का प्रपोजल? जो लोगों के पास मीटिंग बुलाने की पावर है, यानी कि 1/10 पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट, राइट ऑफ रिक्वेजिशनिस्ट। क्या राइट है सर रिक्वेजिशनिस्ट का? बच्चे वो चाहे तो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं अपकमिंग एजीएम के लिए। ओके, तो सर कंपनी को उस चीज का नोटिस बाकी मेंबर्स को देना पड़ेगा। एजीएम में वो कोई भी मुद्दा उठा सकते। एजीएम सर, ईजीएम में नहीं ना, एजीएम में वो कोई भी रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं आने वाली। ओके सर, बाकी ये दूसरा अधिकार क्या है? स्टेटमेंट बनाने का बच्चे। अब चाहे एजीएम में चाहे ईजीएम में उनको जैसे ही नोटिस मिला, उनको लगा कि मान लीजिए कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है क्रिप्टो करेंसी में, उनको पता लगा यार कि ये मुद्दा संवेदनशील है, इलीगल है, कुछ है, शायद इसकी रिप्रेजेंटेशन कोई और ना दे पाए, तो वो चाहें तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाकर कंपनी को दे सकते हैं कि जब भी ये मुद्दा डिस्कस होगा पहले ये स्टेटमेंट रीड कर दी जाए, या इस स्टेटमेंट को आप मीटिंग से पहले ही क्या कर दो, सर्कुलेट। क्या कंपनी को ये काम करना पड़ेगा? यस, कंपनी हैज टू। लीगल रिक्वायरमेंट, सभी साइन करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करवा देना, पैसे भी जमा करवाने होंगे, जितना खर्च होगा इन चीज़ों को सर्कुलेट करने में, कम से कम 6 हफ्ते पहले ये रिक्वेजिशन जमा हो जानी चाहिए। सर अगर 6 हफ्ते में मीटिंग हो जाए बाई चांस, ये प्रोविज़न ऐसी है, हमें था मीटिंग होनी है जून में, कंपनी ने बोला भी था जून में होगी, किसी कारण से कंपनी ने मीटिंग प्रीपोन कर दी, हमने अकॉर्डिंगली नोटिस दे दिया था, 6 हफ्ते का गैप था प्रपोज डेट से, लेकिन किसी कारण से कंपनी ने मीटिंग एडवांस में कर ली, तो बेटा वो चाहे रिक्वेजिशन गैप देख रहे हो जी सर, ये मान लो 6 हफ्ते का गैप सोचकर तुमने आज रिक्वेजिशन जमा करवा दी, ठीक, यहाँ पे मैंने रिक्वेजिशन जमा करवाई, 6 हफ्ते का गैप है, बाद में मीटिंग प्रीपोन होगी, सर गैप कम हो गया, गैप कम हो गया कोई बात नहीं, मान के चलेंगे ये गैप कितना है, 6 हफ्ते का, पहले ये था, अब ये गैप भी कितना माना जाएगा, 6 हफ्ते का, और रिक्वेजिशन बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी चाहे 6 हफ्ते से पहले जमा हो चुकी है। एनी अदर रिक्वेजिशन, कोई भी और रिक्वेजिशन 2 हफ्ते पहले, ये एनी अदर क्या है सर? ध्यान देना दोबारा से बेटा, अगर आप रेजोल्यूशन प्रपोज करना चाहते हो तो समय कम से कम 6 हफ्ते का है एजीएम से पहले, क्योंकि एजीएम ना अब पता ही होती है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, कंपनीज 2-4 महीने में एजीएम होल्ड कर लेंगी, तो आप पहले ही रेजोल्यूशन के लिए तैयार रहिए। 6 हफ्ते का समय वो हो गया। अगर आप स्टेटमेंट मूव करवाना चाहते हो तो स्टेटमेंट के लिए 2 हफ्ते, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपको नोटिस मिला कि मीटिंग है और आप अकॉर्डिंगली आगे फॉरवर्ड करते हो, फिर कंपनी क्या करती है सर? कंपनी उसको आगे सर्कुलेट कर देती है जैसा चाहे। क्या जरूरी है सर्कुलेट करना? मेंबर कुछ गलत भी तो बोल सकता है। अगर कंपनी को दिक्कत लगी, कंपनी जाएगी सीजी के पास कि भी मेंबर ऐसे फालतू में पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहा है या ये फालतू के मैटर लिखे हुए हैं, उस केस में सीजी इसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल करके कह देगी इसको सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है, और इसका खर्चा वही रिक्वेजिशनिस्ट देंगे, चाहे उन्होंने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की। बिजली की तारों के माध्यम से वोटिंग सर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर। बिजली की तारों के माध्यम से वोटिंग करने के लिए ये कुछ
छोटे छोटे रूल्स हैं, आइए रीड करें। ई वोटिंग सिस्टम सेक्शन 108, चैप्टर खत्म हो चुका है वैसे तो। पोस्टल बैलेट सेक्शन 110, इनमें आपको मेन मेन मुद्दे बता देता हूं कौन कौन से हमने करने हैं एग्जाम के लिए, बाकी का ये काम हो चुका है। एप्लीकेबिलिटी किसके लिए जरूरी है? अगर कंपनी लिस्टेड है प्लस 1000 या उससे ज्यादा मेंबर है तो वोटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मींस का सहारा लेना पड़ेगा हर बार। हाँ जी, निधि के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स रीड ओनली, पढ़ेंगे और याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये नोटिस कैसे भेजा जा सकता है, वेबसाइट पर लगा देना सर, ये पढ़ चुके हैं। डिस्क्लोजर इन नोटिस सेंड टू मेंबर, मेंबर को जब बोला जाएगा कि भाई ये ई वोटिंग होगी तो उसको बोल दिया जाएगा कि कंपनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ये फैसिलिटी आपको मीटिंग में भी मिलेगी, आप चाहें तो घर से वोट कर ले, चाहे मीटिंग पे आके वोट कर लेना। जिन लोगों ने घर पे वोट नहीं की वो मीटिंग में आके वोट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। जिन लोगों ने घर से वोट कर दिया वो फिर भी मीटिंग में आ सकते हैं लेकिन वहां वोटिंग नहीं कर पाएंगे। एडिशनल डिस्क्लोजर पढ़ लेना बेटा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो 21 दिन पहले, सब कुछ सेम जो आप पहले कर चुके हो। रिमोट ई वोटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर, स्क्रूटनाइजर के बारे में बताया था, वो बैलेट पेपर ये वो सेम। तो ये चीज़ें आप रीड कर लेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग, ये टाइम पीरियड इसमें बस देख लीजिएगा, वोटिंग का रिजल्ट कैसे आएगा। द स्क्रूटनाइजर शेल नॉट लेटर देन 3 days ऑफ द कंक्लूजन। 3 दिन में सर रिपोर्ट बना के देगा, क्योंकि वैसे 7 दिन में रिपोर्ट बनाता है, यहाँ पे 7 days लिख के क्रॉस कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो सर काउंटिंग माउंटिंग की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ पड़ा होता है, आपने सिर्फ उसको कागजों में दर्ज करना है, तो 3 दिन में आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट वाले का मुद्दा क्या था सर? कंपनीज में कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं कि सभी के द्वारा अगर उनकी वोटिंग हो जाए तो बेटर रहती है। अब सब लोग मीटिंग में तो आ नहीं पाते, तो सभी पर्सन उस पर वोट कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर सर तो कंपनी क्या काम करेगी सर? यहाँ पर कंपनी बजाय कि सिर्फ मीटिंग में वोटिंग करवाए, कंपनी हर एक के घर, पब्लिक के, अपने शेयर होल्डर के घर पे बैलेट पेपर भेज रही है। क्या भेज रही है? बैलेट पेपर। इस बैलेट पेपर को शेयर होल्डर अपने अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 जैसे भी है, उसका यस में आंसर है, क्या ऑप्शन उसने सेलेक्ट की, नो में आंसर है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करता है और कहानी खत्म। वो अपना ये रिस्पॉन्स बैलेट पेपर का कंपनी को भेज देगा, कंपनी इसको असेस कर लेती है, कहानी। सर वो ई वोटिंग क्या थी? ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट में फर्क, पोस्टल बैलेट में वर्ड यूज होता है पोस्ट के द्वारा बैलेट पेपर भेज दो, लेकिन क्या ये बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजे जा सकते हैं? यस। तो 110 और 108 कॉम्बिनेशन में चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है सर। अब इसमें मेन मुद्दा क्या है सर? पोस्टल बैलेट के जो डिसीजन हैं, मीटिंग होती नहीं है उनमें, लेकिन मान के चलते हैं कहां लिए गए वो? मीटिंग में। अब पढ़ते हैं सर। सीजी नोटिफाई करेगी कौन कौन से बिजनेस को पोस्टल बैलेट के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। एनी कंपनी में यूज पोस्टल बैलेट फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड बिजनेस जिसमें डायरेक्टर के पास राइट है हर्ड होने का। ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से थे बेटा? वो 4 बिजनेस, डिविडेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर वगैरह की अपॉइंटमेंट की बातें कह रहे हैं। ये 4 बिजनेस हैं जो ये कभी भी पोस्टल बैलेट से डिस्कस नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर जिस भी मुद्दे में डायरेक्टर या ऑडिटर को बोलने का अधिकार है तो उनको मीटिंग में बोलने दिया जाए। वो मैटर भी मैं कभी कैसे डिस्कस नहीं करूंगा? कैसे? पोस्टल बैलेट से। अब इसमें मेन पॉइंट सिर्फ यही है पढ़ने वाला, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ किससे डिस्कस किया जाएगा? पोस्टल बैलेट से। आइए,
ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना है, याद है? हाँ जी सर, सेक्शन 13 सेक्शन 14 सीजी ने नोटिफाई कर रखा है। इनको हर बार कैसे डिस्कस करना है? पोस्टल बैलेट से। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने, आर्टिकल्स को अल्टर करने, रजिस्टर्ड ऑफिस को शहर से बाहर लेकर जाना है। तो शहर के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाता था, शहर के बाहर एसआर था, और अब एसआर भी कैसे पास होगा? पोस्टल बैलेट के थ्रू। पैसा रेज किए पब्लिक से, वो अनयूटिलाइज पर। सर ये हम पढ़ चुके हैं, हाँ 13 में बच्चे। वोटिंग के राइट्स चेंज कर रहे हो, क्लास ऑफ शेयर के राइट चेंज कर रहे हो, ये वोटिंग के राइट नहीं, सॉरी, ये डीवीआर इशू कर रहे हो। फिर क्लास ऑफ शेयर्स के, डिबेंचर के, किसी के भी आप वोटिंग राइट चेंज कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, स्मॉल शेयर होल्डर वाला डायरेक्टर इलेक्ट कर रहे हो, होली या सब्सटेंशियली अंडरटेकिंग बेच रहे हो, कोई गारंटी दे रहे हो लिमिट से ज़्यादा। ठीक है सर, तो ये पोस्टल बैलेट के कंक्लूड करने के तरीके। ये बेटा पेपर में अगर शेयर को डिफरेंशियल राइट से इशू करना है, क्या वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट रिक्वायर्ड है? यस सर। होल वर्ड था, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड है? यस। बायबैक ऑफ ऑन शेयर रिक्वायर्ड है सर, पोस्टल बैलेट। ठीक जी सर, ये चैप्टर 7 हमारे पास कवर हो चुका है। अब आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आओ जी खत्म करें इसको। हाँ जी सर, फटाफट से, बिल्कुल जी। डिविडेंड, इसमें मेन हमारे पास जो सेक्शन है 123 से शुरू होकर 127 तक चलेंगे वैसे, लेकिन सिर्फ ये 2 सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या क्या बातें करनी है इसमें? मेनली आपको लिमिट्स देखनी है, कौन कौन सी लिमिट्स है डिविडेंड के लिए, और पीरियड बताना है, लास्ट पीरियड डिविडेंड का, पेमेंट का, डिक्लेरेशन का और बाकी आइटम्स का। आइए स्टार्ट करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन सर 123 टू 127। 123 में सबसे पहले लिमिट्स वगैरह की बात होगी, लेकिन उससे पहले डिविडेंड का बेसिक चेक करते हैं। डिविडेंड का मतलब सर, जो प्रॉफिट्स हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, कौन से प्रॉफिट सर? चाहे वो करंट ईयर के हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हैं, वो प्रॉफिट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए उनको क्या नाम दिया गया? डिविडेंड। इसके बाद सर डिविडेंड 2 तरह का, फाइनल एंड इंटरिम। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 1/4/19 से शुरू हुआ, 31/3/20 को खत्म हो रहा है। पूरा साल मैंने प्रॉफिट्स कमाए, इस साल का रिजल्ट आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बन गई, सब कुछ हो गया। मुझे कहाँ पे आके इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है सर? सर मैं एजीएम की वेट करता हूँ, जब एजीएम होगी तो मैं डिसीजन लेता हूँ। वहाँ पर ये ऑर्डिनरी बिजनेस था, याद आया जी सर? तो भाई मैं कहता हूँ मेरा ऑर्डिनरी बिजनेस है एजीएम में डिविडेंड को डिक्लेयर करना। पूरे साल जो प्रॉफिट कमाई यहाँ पर आकर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ डिविडेंड। इस डिविडेंड को क्या कहा गया? फाइनल डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड। ओके, फाइनल डिविडेंड के अलावा आप कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, मतलब एजीएम के अलावा। एक एजीएम हुई थी यहाँ पर पिछले साल की, मान लीजिए 30/6/19 को, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एजीएम हुई थी।
यहां पर जो एजीएम हुई थी, यहां पर भी जो डिविडेंड बांटा गया था, इसको भी मैंने क्या बोला, फाइनल डिविडेंड। इसके अलावा बेटा मान लो कंपनी ने यहां कहीं डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ये एजीएम से पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसको क्या नाम दिया गया, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड। इसमें सर ध्यान दे लेना इंटरिम और फाइनल में क्या फर्क रहेगा। फाइनल एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है, इंटरिम उसके अलावा हो रहा है। और जैसे ही मेरे पास फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड को करते हैं प्रपोज। प्रपोज मतलब एक प्रपोजल लाते हैं कि हमारे हिसाब से सर इस साल का 20% का डिविडेंड होना चाहिए। फिर सर कुछ समय के बाद मान लो 30/6/2020 को एजीएम हुई। एजीएम में आकर कंपनी इसके डिसीजन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन को अप्रूव कर देती है, प्लस इस डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है। डिक्लेयर करने का क्या मतलब है सर, डिक्लेयर करने का मतलब है सर कंपनी ने अनाउंस कर दिया। अनाउंस कर दिया सर, फिर ये डिविडेंड फाइनल हो चुका है, इसको पे करना पड़ेगा कितने दिन में, विद इन 30 डेज कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, अब सर ये फाइनल डिविडेंड अप्रूव डिक्लेयर, क्या इंटरिम भी ऐसे ही होता है ना। मान लो तुमने यहां कहीं इंटरिम डिक्लेयर किया, इंटरिम को बोर्ड ही डिक्लेयर करता है, बोर्ड ही प्रपोज भी कर रहा है। बाद में कहीं ईजीएम में या एजीएम में शेयर होल्डर इसको अप्रूव कर देते हैं, मैं बेटर वर्ड कहूं रेटिफाई कर देते हैं। रेटिफाई मतलब अडॉप्ट फ्रॉम बैक डेट, इस दिन डिक्लेयर हो गया, इस दिन पे हो गया, शेयर होल्डर ने यहां पे पुराने डिसीजन को अडॉप्ट कर लिया कि आपने जो डिविडेंड पे किया वो बिल्कुल सही पे किया। डन जी सर। इसके बाद सर ये जो डिविडेंड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना बोला था, 20%। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं सर, शेयर होल्डर इसको 18 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शेयर होल्डर 0 कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। शेयर होल्डर 20 रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। शेयर होल्डर क्या 21 या 24 या 25 ऐसा रेट कर सकते हैं ना सर। दे कैन नॉट इंक्रीज द डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द बोर्ड, बट दे कैन डिक्रीज और कंफर्म द सेम। तो ये हमारे पास डिविडेंड आ गया बच्चे। आइए इंट्रोडक्शन का पार्ट हो चुका है। डिविडेंड आया सर लैटिन वर्ड डिविडेंडम से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से है। जब भी डिक्लेयर किए गए, मिलता कैसे है, या तो 2 रुपए पर शेयर, 4 रुपए, या परसेंटेज। जब भी परसेंटेज आएगी वो किसकी परसेंटेज होगी, फेस वैल्यू की। यहाँ पर क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। 250 रुपए का शेयर है सर, 1000 शेयर पड़े हैं जो उसने 300 रुपए पर खरीदे, फेस वैल्यू कितनी है 10। तो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा 20% का हुआ, ये 10 रुपए पर मिलेगा, 300 पर या 250 पर, जिस पर कोट ना सर फेस वैल्यू पर, बस 10 रुपए पर 20%, 2 रुपए। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। जब एजीएम पे डिक्लेयर होगा फाइनल डिविडेंड, इसको रेकमेंड करता है बोर्ड। बोर्ड रेकमेंड कर रहा है, यानी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी इसे फ्यूचर में माने ना माने कंपनी के ऊपर है। मेंबर एजीएम के भी ये जो है ओआर के द्वारा इसको फाइनल करते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस की आइटम है, मेंबर रिड्यूस कर सकते हैं, यस कंफर्म कर सकते हैं, यस इंक्रीज नहीं कर सकते डिविडेंड का रेट। आफ्टर देन सर इंटरिम डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर पहले वर्ड था बच्चे, जरा ध्यान देना, रिकमेंडेड। यहां डिक्लेयर्ड नहीं है, वहां रिकमेंडेड नहीं है। तो इसको रिकमेंड कौन कर रहा है, बोर्ड वही रिकमेंड कर रहा है, बोर्ड ही डिक्लेयर कर रहा है। कभी भी किया जा सकता है जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो, उसके बाद जब एजीएम हुई। इंटरिम डिविडेंड मतलब जो 2 एजीएम के बीच डिक्लेयर हुआ, जो प्रोविजन डिविडेंड पर लगेंगे इंटरिम पर भी लग जाएंगी बराबर। अब आओ सर कंडीशंस पर। कह रहा है डिविडेंड के सोर्सेज क्या रहेंगे सर, प्रॉफिट सबसे बड़ी बात। कौन से प्रॉफिट, या तो इस साल के प्रॉफिट उठा लो या पुराने प्रॉफिट उठा लो, लेकिन ध्यान रखना पहले डिप्रिसिएशन माइनस कर देना। डिप्रिसिएशन का क्या रोल है सर, मान लो बच्चे तुम्हारे पास कैश पड़ा है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है, कैसे कैश कैसे प्रॉफिट कैसे। 300 रुपए की गुड्स तुमने 300 पर ही बेच दी, कोई प्रॉफिट ना सर, 0। इस 300 में से 100 रुपए की डेप भी थी, प्रॉफिट कितना आया बेटा 0। कैश कितना पड़ा है 100। तो कह रहे ये ना हो तुम प्रॉफिट निकालने के लिए नया तरीका यूज कर लो। यहां पर 0 प्रॉफिट है तो कोई डिविडेंड नहीं। प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग
डेप्रिसिएशन। पहले क्या माइनस करनी है उसमें से? डेप्रिसिएशन। कौन सी? इस साल की ना, डेप्रिसिएशन कोई भी। प्रॉफिट्स कौन से उठाने हैं? इस साल के या पिछले साल के, जो भी बचे हैं अभी तक बांटे नहीं गए, या दोनों। दोनों कैसे? कुछ पार्ट यहां से उठा लो, कुछ पिछले प्रॉफिट से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर या तो पहला तो आया प्रॉफिट, दूसरा सोर्स सीजीएसजी ने कोई गारंटी वगैरह के कारण अमाउंट दी है, वो उसमें से भी डिविडेंड की पेमेंट की जा सकती है। फ्री रिजर्व कौन कौन से पैसे में से दिया जा सकता है? सर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के रिजर्व उठा लो, इनको डिविडेंड के लिए यूज मत करना। कौन कौन से? अनरियलाइज्ड गेन, तुमने अभी कोई प्रॉफिट बुक कर लिया लेकिन अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ। सेकंड, नोशनल गेन, नोशनल मतलब तुम्हारे दिमाग में है गेन, एक्चुअल में नहीं हुआ। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नोशनल गेन। हाँ, नोशनल मतलब जैसे कोई भी आइटम इमेजिनरी बना के तुमने उस पर गेन बुक किया हुआ है लेकिन अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ। रीवैल्यूएशन मतलब एसेट पुरानी वैल्यू पर खरीदा था, जब खरीदा था मान लो 10 करोड़ का था, वो उसकी बुक वैल्यू चल रही है, आज मेरे को लग रहा है इसकी वैल्यू 50 करोड़ है, मैंने रीवैल्यू कर दिया। अगला कंसेप्ट है फेयर वैल्यूएशन वाला। तो इन चारों में से कोई भी कंसेप्ट आता है, उसके कारण जो रिजर्व जनरेट हुए हैं उनको डिविडेंड के लिए यूज नहीं करना। कैपिटल प्रॉफिट्स को भी यूज नहीं करना। दिस इज योर लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट, कौन सी नेगेटिव लिस्ट? ये वाले तो कभी भी गलती से भी यूज मत कर लेना। एग्जांपल के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अमलगमेशन रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर वाले प्रॉफिट, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाले प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। ध्यान रखना इन चीजों का। पेपर में ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में, क्या इनमें से किसी में से डिविडेंड दिया जा सकता है? तो आपको रिजर्व्स के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट आया सर, पास्ट ईयर लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन टू बी सेट ऑफ। कहता डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ये लॉसेज और डेप्रिसिएशन माइनस कर लेना। इस साल जब आप प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से जब आप डिविडेंड बांटने जा रहे हो, तो अगर कोई पुराने पाप बाकी हैं, पुराने पाप कौन से बेटा? पिछले साल के लॉसेस या पिछले साल की डेप्रिसिएशन, अगर वो बाकी है तो पहले उसको सेट ऑफ कर लो। ठीक है सर। रिजर्व में ट्रांसफर, भ्रम में मत रहिएगा, रिजर्व का तो लॉजिक ही नहीं बनता। कंपनी की मर्जी है, चाहे वो रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करे चाहे ना करे। सो ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी, इट इज टोटली और होली सोली बेस्ड अपॉन कंपनीज डिस्क्रिप्शन। कंपनी की मर्जी है, कुछ ट्रांसफर करे चाहे ना करे। अब सर ध्यान देना बेटा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब ऊपर जो आपने पार्ट किया वो था करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है। तो यहां पर तो बेस आया कि कौन कौन से सोर्सेस से दिया जा सकता है। पहला आया प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे दो। प्रॉफिट कौन से सर? इस साल के उठा लो, पिछले साल के उठा लो, डिप्रेशन माइनस करने के बाद, या सीजीएसजी की गारंटी। और एक और बार बोला, कह रहे इस साल के जो प्रॉफिट है अगर उनको बांटने जा रहे हो, इस साल के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांटने जा रहे हो, तो पहले पिछले सालों के लॉस और डिप्रेशन दोनों माइनस करके निकलना। इस साल का 100 रुपया प्रॉफिट था सर, पिछले साल का लॉस था 10 रुपए, डिप्रेशन थी 20, तो बेटा 70 रुपीज में से तुम डिविडेंड बांटोगे। ओके, अब आया सर रिजर्व। रिजर्व में जितनी मर्जी ट्रांसफर कर लो, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आया सर केस, अगर मेरे पास सर इस साल प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है तो सर मत बांटो डिविडेंड ना। आप बांट सकते हो लेकिन आपको कुछ प्रोविजंस का पालन करना पड़ेगा। शॉर्ट में देखते हैं इनको। सबसे पहले तो जब आपके पास करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है, करंट ईयर है, आपकी खुली मर्जी है, जो मर्जी करो, जो डिविडेंड का आपका रेट रहेगा वो एवरेज रेट पर डिपेंडेंट रहेगा। मैक्सिमम रेट कितना रहेगा? एवरेज कितना? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डिविडेंड उठा लो। पिछले तीन कैसे? मान लो 2020-21 में मैं डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूं, प्रॉफिट है नहीं, फिर 19-20, 18-19, 17-18, इन 3 सालों में देखो तुमने कितना डिविडेंड दिया। सर 10% दिया, 15% दिया, 20 दिया। इस साल प्रॉफिट नहीं है 20-21 में, मेरे पास पिछले संभाले हुए हैं, तो बेटा एवरेज कर लो इन तीनों की। 10 + 15 25 + 20 45 बटा 3 इज इक्वल टू 15। तो बेटा यहां पर मैं मैक्सिमम 15% का डिविडेंड दे पाऊंगा।
डन जी सर। विड्रॉल कितनी होगी सर? विड्रॉल सर कहता आप कर लो रिजर्व में से। विड्रॉल मतलब 20-21 में बांटने जा रहे हो, ये पिछले सालों के जो रिजर्व्स पड़े हैं इसमें से पैसा निकाल लो, लेकिन मैक्सिमम पैसा कितना निकाल सकते हो? 10%। 10% किसका सर? पेड अप कैपिटल का और फ्री रिजर्व्स का, इन दोनों का 10% निकाल सकते, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, निकाल लिया। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए के ये पड़े हैं, 50 रुपए का ये, तो मतलब 100 और 50 150, मैं 15 रुपए की विड्रॉल कर सकता हूं। ओके, अब सर मैक्सिमम अमाउंट जो आप पैसा निकालोगे, क्योंकि पिछले सालों का पैसा निकाला तो इस साल आपने पैसा तो निकाला, मे बी या तो प्रॉफिट्स कम है या फिर क्या है, लॉस है सर। 20-21 में 2 रुपए का लॉस है, तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, 2 रुपए का लॉस रिजर्व में से कितना निकाला? 15। 15 में से पहले 2 माइनस करके 13 रुपए नेट कीजिए, फिर जाकर आगे काम होगा। यानी अगर आपको डिविडेंड बांटने हैं तो पहले इस ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। पिछले सालों के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड बांटने हैं तो मेरे को इनको सेट ऑफ करना पड़ेगा, इस साल के लॉसेस को। ठीक है सर, लॉस कर दीजिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर का है। बैलेंस ऑफ रिजर्व, एक और ध्यान रखना, जब तुम विड्रॉ कर लोगे सर 10% विड्रॉ की थी अमाउंट, हाँ, जब रिजर्व में से पैसा निकल गया, अब रिजर्व का बैलेंस देखो, रिजर्व में क्या 15% पैसा बचा है सर? 10 तो विड्रॉ किया, 15 लिंकिंग समझना, रिजर्व में किसका 15% पड़ा है? पेड अप कैपिटल का। यहां ये 100 और 50 वाली एग्जांपल लो, रिजर्व में कितना पैसा था सर? 50। 50 में से मैंने कितना निकलवा लिया? 15। कितना बचा? 35। 100 का 15% सर 15 रुपए। हाँ, तो 15 मिनिमम बैलेंस चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी कितना है? 35, तो भाई मैं 15 विड्रॉ कर सकता हूं। सर इसका भी कोई एक्सेप्शन बनता है? हाँ, मान लो पेड अप कैपिटल है 100 रुपए और रिजर्व्स हैं सर मेरे पास 10 रुपए। 100 और 10 110, इसका 10% कर दो सर, 11 रुपए की विड्रॉल पॉसिबल है ना? ना रुको, अब 100 का 15%, 15 रुपए, 100 का 15% 15 रुपए। अगर तुम रिजर्व में से, सर रिजर्व में 11 तो है ही नहीं, 10 है, चलो मैं 10 भी विड्रॉ करना चाहूं, क्या मैं कर सकता हूं? नो। कारण ओ भाई बैलेंस चाहिए मेरे को कम से कम 15, अब मैं कुछ भी विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। और लिमिट 100 प्लस 20 120। अब बेटा सर 12 रुपए की विड्रॉल होगी, 12 रुपए की 10% कर लिया ना इसका, 12 रुपए की विड्रॉल होगी सर। 12 रुपए की विड्रॉल हो तो जाएगी 120 पर, लेकिन अगर 20 में से 12 चले गए 8 रुपए रह गए। 100 का 15% 15 रुपए, यानी जितनी मर्जी विड्रॉल कर रो, कितना बैलेंस रहना चाहिए? 15, यानी मैं मैक्सिमम विड्रॉल 12 नहीं 5 रुपए कर पाऊंगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा 4 अमाउंट फटाफट से, कौन कौन सी? पिछले 3 सालों का डिविडेंड एवरेज, विड्रॉल में करूंगा 10% की, और पहले करंट ईयर के लॉस को साफ करके जाऊंगा, फिर डिविडेंड बांटूंगा। उसके बाद सर मेरे को ध्यान रखना है बैलेंस कितना बचा रिजर्व में। तो ये सारे पॉइंट इंटरलिंक्ड है, आई होप कर लेंगे। एग्जम्पशन रूल 3 ये जो हमने पढ़ा अभी, ये गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, जिसकी एंटायर कैपिटल 60% 70% ना बेटा, 100% कैपिटल किसके पास चाहिए? गवर्नमेंट के पास, सीजी है चाहे एसजी। अभी एग्जांपल दी हुई है स्टडी मटेरियल में, इसे रीड कर लेना। नेक्स्ट आइए, डिविडेंड कहां से बांटा जाएगा? सिर्फ फ्री रिजर्व में से। अगर कंपनी ने रिजर्व हो गया, हाँ जी फ्री रिजर्व, अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया, डिपॉजिट्स कौन से? सेक्शन 73 में हमने पढ़ा था कि अगर मेंबर से डिपॉजिट लेने हैं तो क्या कंडीशन है, पब्लिक से भी लेने हैं तो कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती थी। तो 73 में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पब्लिक से नहीं लेने, और क्या कंडीशंस हैं? मेंबर से लेने की। अगर इनमें से कोई कंडीशन तोड़ के आपने डिपॉजिट लिया, या फिर आपके पिछले इस एक्ट से भी पहले के डिपॉजिट्स पड़े हैं, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 74,
तब सर इस केस में आप क्या नहीं कर पाएंगे सर, हम चाहकर भी डिविडेंड इशू नहीं कर पाएंगे, नहीं बांट पाएंगे। प्रोहिबिशन कब तक चलेगी? जब तक तुम्हारा डिफॉल्ट चलेगा। सेक्शन 8 कंपनी, अबे लानती, ये जिंदगी में कभी डिविडेंड बांट नहीं सकती। किसको पेमेंट करनी है सर? शेयर होल्डर को कर दो, या जिसको वो ऑर्डर करे उसको कर दो, या उसके बैंकर्स को कर दो। ठीक, इसको लिंक कर लेना डिविडेंड हेल्ड इन अबेयंस के साथ। मैं पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट आओ। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सर हर बार कैश कैश, गांधी जी के नोट, ना 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 ना, गांधी जी वाले नोट नहीं। कैश का मतलब है सिर्फ कैश पे करना, ये नहीं ये ले उठा के तेरे को गोलगप्पे खिला दिया, चाट खिला दी, ना ना ना, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश मिलेगा। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन काइंड, काइंड में नहीं। और कैश का मतलब क्या है बच्चे? ये तो चेक जाएगा, या डिविडेंड वारंट, या किसी भी बिजली की तारों के माध्यम से। कितने दिन में पे करने सर? 30 डेज में। किसने बताया? सेक्शन 127 ने। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं, यस। बोनस कॉल इशू की जा सकती है, यस, बट नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। डिपॉजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30 दिन में पे करना है, पे करना है, पे करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं पे करना है। पे करने का मतलब सर कैसे पे करना था? ये चेक डिविडेंड वारंट से, इनको पोस्ट कर दो, पोस्ट इन 30 डेज। आगे मिले ना मिले, कैश हो ना हो, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड जो भी आपने डिक्लेयर किया बेटा, उसका पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए 5 दिन में, और उस पैसे को किसी भी और पर्पस के लिए यूज ना करें। एग्जाम्पल, सर उसमें से अभी के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें जब तक कोई मांगने नहीं आता, ना ना। सर उसकी कोई एफडी वेफडी करवा दें, सर उस पर कोई लोन ले लें, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा? पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर बेटा जिस दिन डिक्लेयर किया 5 दिन में डिक्लेयर किया सर डिविडेंड, डिपॉजिट भी करवा दिया। किस में डिपॉजिट करवाया? शेड्यूल्ड बैंक में। कितने दिन में सर? 5 दिन में करवा दिया था, इन 5 डेज। अब सर यहां से यहां तक 30 दिन हो गए, क्या करना था? इसको पे भी करना था। पे मतलब पोस्ट, चेक्स वगैरह, चेक्स को पोस्ट कर दो। यहां पर आकर अब मैं चेक कर रहा हूं क्लेम्ड और नॉट, जितना पार्ट इसमें से क्लेम नहीं हुआ। मान लीजिए कंपनी की 100 करोड़ की कैपिटल है, 10% कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, फेस वैल्यू पर होगा तो सर 10 करोड़ का डिविडेंड बांटा, उसने 10 करोड़ यहां डिपॉजिट करवा दिया। यहां पे आके देखा अभी भी 3 करोड़ का बैलेंस पड़ा है। कब? आफ्टर 30 डेज, यानी यहां से यहां तक 25 डेज। तो यहां से यहां तक ये 25 डेज में तो नहीं लिखता हूं, क्योंकि डिक्लेरेशन से पीरियड देखना होता है। डिपॉजिट के लिए 5 दिन है, वो तुम चाहे यहां पे करवा लो, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, जितने मर्जी दिन में करवा लो, विद इन 5 डेज। अब यहां पे 30 दिन में मैंने देखा 3 करोड़ बाकी है, तो बेटा इसको ट्रांसफर कर दो, एक और खाता खोलो नया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कितने दिन में? 7 डेज। 7 डेज कब से? 30 डेज। सॉरी, देखिए, तो कहता अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो गया लेकिन अनपेड रहा 30 दिन तक, तो 7 दिन में 30 दिन खत्म होने से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देना शेड्यूल्ड बैंक में। प्लस इतना ही काम नहीं करने, आपको जिस दिन आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया उसके बाद कल को कोई कंपनी से डायरेक्ट पैसा मांगने आए, हम उस चीज को रोकने के लिए क्या क्या करते थे? सॉरी नहीं, डायरेक्ट पैसा तो मांगने आएगा ही, कल को किसी को दिक्कत ना हो, हम क्या करते थे? हम इसकी एक स्टेटमेंट बना के रख लेते हैं, भाई साहब आप पैसा मांगने आए, पहले आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए है कि नहीं है। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें डिटेल होती है किन लोगों को पैसा नहीं मिला। वो स्टेटमेंट कितने दिन में बनानी है? जब पैसा जमा करवाया उसके 90 दिन में, नाम, एड्रेस, कितनी अनपेड अमाउंट पेंडिंग है, और उस स्टेटमेंट को हम वेबसाइट पे चिपका देंगे। हमारी वेबसाइट अगर अपनी है तो, नहीं तो सीजी जिस वेबसाइट पर बोले। अगर सर मैंने पैसे ट्रांसफर ना किए तो कोई बात नहीं बेटा, 12% का इंटरेस्ट लगेगा, जितनी अमाउंट
पेंडिंग है उस पर, और ये इंटरेस्ट मिलेगा किसको? उन शेयर होल्डर को जिनका ये पैसा था। सर क्या हम पैसा क्लेम कर सकते हैं? हाँ, कंपनी को क्लेम कर लो। आपका पैसा नहीं मिला, 30 दिन में आप क्लेम नहीं कर पाए, आप किसके पास जाएंगे रोने के लिए? कंपनी के पास। कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से निकाल के दे देगी। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितनी देर रहेगा सर? 7 साल। 7 साल तक अगर उस पैसे को किसी ने क्लेम ना किया जिस दिन से वो ट्रांसफर हुआ था तब से, तो बेटा वो चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। और एक चीज का ध्यान सर, शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8वां साल आ गया। अब 8वें साल में जो पहले साल का डिविडेंड था ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? फंड में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब सर अगर 7 साल तक एक बार भी किसी ने उन शेयर्स पर डिविडेंड क्लेम ना किया, एक बार भी किसी ने डिविडेंड क्लेम ना किया, मैं सर उन शेयर्स को भी फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। शेयर्स भी और डिविडेंड भी कहां ट्रांसफर हो जाएगा? फंड में। सर मान लो वो चौथे साल आ गया, फिर नहीं होएगा। 7 साल लगातार बार 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 बार, पहला साल हो गया नहीं आया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, भाई साहब 7 साल हो गए, मुंह नहीं देखा मैंने बंदे का। नहीं मुंह देखा बेटा तो ट्रांसफर कर दो। 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सर क्या वो बंदा रिक्लेम कर सकता है? हाँ, ध्यान देना जरा, आज कंपनी ने किया सर डिक्लेयर, 5 डेज में करवा दिया डिपॉजिट, 30 डेज में पे कर दिया। पे मतलब चेक भेज दिए। यहां पर आकर नॉट क्लेम्ड, तो अगले 7 डेज में क्या करवा लिया मैंने? 7 डेज में सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में करवा दिया। यहां पर कितना समय रहा? 7 ईयर्स, 7 दिन 7 साल। अब यहां इसके बाद ये कहां चला गया? फंड में। अब शेयर होल्डर यहां पैसा किससे डिमांड कर रहा है? बैंक से। यहां पैसा किससे डिमांड कर रहा है बेटा? 7 ईयर्स के केस में कंपनी से। यहां पैसा किससे डिमांड करेगा? सीजी से। फर्क ये है, अब इस पैसे का कंट्रोल कंपनी के पास नहीं रहा, किसके पास चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसको आज के बाद फंड बोला गया। इसकी जो क्रेडिट्स हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से इसमें क्रेडिट्स हैं अमाउंट के। ठीक है सर। उसके बाद आया इसमें जो मेन मुद्दा क्वेश्चन बन सकता है अथॉरिटी के बारे में। फंड को यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया जाएगा? भाई वही जो पैसे रिफंड देने, जो पैसा ट्रांसफर हुआ था, अनक्लेम डिविडेंड थे, कोई एप्लीकेशन मनी पेंडिंग पड़ी थी हमारे पास, कोई क्लेम नहीं कर रहा, डिपॉजिट मैच्योर हो चुके हैं लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो बेटा ये सब ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? फंड में। फंड में से कोई चाहे तो इसको क्लेम मांगे तो हम उसको रिफंड कर देंगे। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आ गई। क्लेम्स फ्रॉम फंड, फंड में से सर कोई भी बंदा प्रोसीजर फॉलो करके क्लेम ले सकता है, उसके लिए उसको अथॉरिटी को अप्लाई करना होगा। सर आपने सीजी बोला था, सीजी नहीं बच्चे आगे अथॉरिटी बना रखी है इस फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए। आइए देखिए, सीजी एक अथॉरिटी बनाएगा, उस अथॉरिटी के ये मेंबर्स हैं। अथॉरिटी एक बनी, उसको चलाने वाले ये लोग हैं, इनके अंडर जितने मर्जी लोग आ सकते हैं। चेयरपर्सन होएगा, चेयरपर्सन कौन होएगा? ऑटोमेटिकली सेक्रेटरी होएगा। किसका सेक्रेटरी? एमसीए का। एमसीए का सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो समझते हो? जी सर। एमसीए का सेक्रेटरी अपॉइंट होगा लेकिन वो ऑटोमेटिकली इस फंड वाली अथॉरिटी का चेयरमैन भी काउंट होगा। फिर 6 मेंबर, सर बढ़ा सकते हैं, 7 से ज्यादा मत करना, प्लस मेंबर नाम रहेगा उनका। एक सीईओ, वो अथॉरिटी का क्या होगा बेटा? कन्वीनर। सीजी जितने मर्जी ऑफिसर एम्प्लॉइज इसके लिए अपॉइंट कर सकती है। अथॉरिटी इस फंड को एडमिनिस्टर करेगी और इसका खर्चा वर्चा जो हो रहा है उसके अकाउंट्स वगैरह बनाएगी, जो आ रहा है और जो जा रहा है। और सर रिपोर्टिंग ये सब कुछ जैसा सीजी बताएगी, रिकॉर्ड्स को उस तरह मेंटेन किया जाएगा। पैसा सिर्फ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा। व्हाट आर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स? ये रहे बेटा। डन। उसके बाद इनको ऑडिट करवाया जाएगा कैग से, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां भी आ जाएगी बेटा कैग की बातें होंगी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये रिपोर्ट हर साल सीजी को भेज दी जाएगी। इनकी एक एनुअल रिपोर्ट भी बनेगी, साल की पूरी एक्टिविटीज की, ये भी सीजी को जाएगी और इसे पार्लियामेंट के हर हाउस के सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि अथॉरिटी के बारे में बता दीजिए।
आई होप यू कैन ट्राई। डिविडेंड एटसेट्रा हेल्ड इन अबियंस, ये क्या है सर 126। बच्चे ए ने बी को शेयर्स बेच दिए, अब बेचे तो ट्रांसफर डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट ये दोनों किसके पास पहुंचा दिए, कंपनी के पास। कंपनी के पास डीड आ चुकी है, लेकिन अभी तक कंपनी ने उन फैक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया, कंपनी ने अभी उन फैक्ट्स को रजिस्टर नहीं किया। तो ए और बी इन दोनों की बात कर रहे थे हम। ए इज द सेलर, बी इज द बायर। अब बेटा डिविडेंड किसको देगी कंपनी, कंपनी ना तो ए को डिविडेंड देगी ना ही बी को डिविडेंड देगी अगर इस दौरान कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया। फिर सर डिविडेंड किसको जाएगा, कंपनी उसको ट्रांसफर कर देगी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। सर ये तो गलत है, कोई बात नहीं बच्चे, आप वहां से क्लेम कर लेना जो भी नया बायर होगा, ठीक है। सर इसको अवॉइड किया जा सकता है, हाँ एक ही चारा है। आप जब कंपनी को ट्रांसफर डीड देते हो और शेयर सर्टिफिकेट देते हो, साथ में कंपनी को इंस्ट्रक्शंस दे दो, मैंडेट दे दो। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन और मैंडेट, इंस्ट्रक्शन दे दो या मैंडेट दे दो कि भाई ये वाला डिविडेंड है जो ये आप किसको दे देना, बी को, उसके अलावा किसी को मत देना। तो उस केस में कंपनी बी को पे कर सकती है, हाँ जी, चाहे उसके नाम पर शेयर्स नहीं है, ठीक है सर। ट्रांसफर डीड कंपनी को डिलीवर हो चुकी है और कंपनी ने अभी तक उसको रजिस्टर नहीं किया, तो डिविडेंड किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट को। नहीं किया जाएगा अगर सर शेयर होल्डर ने खुद ही ऑथराइज कर दिया, ऑथराइज मतलब इंस्ट्रक्शन दे दी या मैंडेट दे दिया कि भाई ट्रांसफरी को शेयर्स दे देना। क्लियर जी सर। उसके बाद आया अगर कंपनी ने 30 दिन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना किया, तो वैसे तो बेसिक रूल है सर, डिविडेंड को पे कर दीजिए, अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं ट्रांसफर करना तो आप डिविडेंड वारंट वगैरह पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट 30 डेज में जब से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया। सामने वाले को मिले ना मिले मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सामने वाला क्लेम करे ना करे मेरे ऊपर इस सेक्शन की पेनल्टीज नहीं लगेंगी। तो सर अगर मैंने ना किया तो पनिशमेंट लगेगी बेटा डायरेक्टर को, ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं है इस बार। सर ये याद करनी है, यस। कितनी, मैक्सिमम 2 साल की जेल और 1000 पर डे फॉर डिफॉल्ट, और रेट 18% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, डिफॉल्ट माना नहीं जाएगा चाहे एक्चुअल में है। पहला, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, कोर्ट वगैरह का कोई ऑर्डर आ गया सर, या लॉ में कोई चेंज आ गई कि ये पैसा बांटना ही नहीं है। फिर शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दे रखी थी लेकिन हम उनके साथ कंप्लाई नहीं कर पाए, प्लस प्लस वो बात शेयर होल्डर को बता दी कि भाई आपने डायरेक्शन दी थी। एग्जांपल के लिए शेयर होल्डर ने बोला इस पर्सन को दे देना, ये अपना एड्रेस बता देगा, आज मैं डिविडेंड बांटने जा रहा हूं, उसने अभी तक एड्रेस नहीं बताया, तो भाई हमने ये बात शेयर होल्डर को कम्युनिकेट भी कर दी थी, ये जरूरी है। हमारी गलती है नहीं है लेकिन हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हर हाल में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैंने डिविडेंड को कर लिया लॉफुली एडजस्ट, इसको स्टार मार्क कर लेना, केस स्टडीज बहुत मिलेंगी आपको इसमें से। मैंने लॉफुली एडजस्ट कर लिया, लॉफुली एडजस्ट मतलब कॉल्स इन एरियर थे उसके, डिविडेंड बांटा, देखा यार इसके तो कॉल्स इन एरियर खड़े, काट लो, पैसे एडजस्ट कर दिए। हो सकता है यस, कोई डिस्प्यूट है सर, लीगल हेयर्स ने कोर्ट में फाइल कर रखा है, वहां से डिसीजन नहीं आया अभी तक, कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है जी। या फिर कंपनी की कोई गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेटा जीसीए और कंपनीज एक्ट दोनों का बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दे लेना। कहता शेयर होल्डर ने एजीएम की 27 सितंबर 2018 को जीसीए की प्रोविजन और कंपनीज एक्ट की प्रोविजन दोनों उठा लो। कौन सी डेट को डिविडेंड पे करना है सर, डिविडेंड कितने दिन में पे करना है, 30 डेज, तो 27 के बाद 30 दिन कैलकुलेट कर लेना। इसके लिए वही जीसीए वाला रूल, जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन को नहीं लेते, आखिर दिन को लेते हैं, आखिरले दिन को लेते हैं। आखिर का दिन कैसे, 27 सितंबर, तो सितंबर में 28, 29, 30, फिर आ गया अक्टूबर, अक्टूबर 3 दिन हो गए, 30 में से 3 गए 27, तो 27 अक्टूबर तक 30 दिन कंप्लीट हो रहे, 27 को लेना, यस। इंक्लूड द लास्ट एंड एक्सक्लूड द फर्स्ट, जीसीए में पढ़ा था हमने ये, सेक्शन 9 में ये रहा। तो इनके अकॉर्डिंग आप पीरियड को कैलकुलेट कर देंगे, दोनों चीजें बताएंगे। इसी तरह फिर अनपेड के बारे में पूछ रहे, जब से 30 दिन खत्म हुए 27 से, हाँ जी 27 वाले दिन को फिर छोड़ दो, अगले 7 दिन ले लो, 27 के बाद 7, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, ये बन गए बेटा मेरा 7 दिन।
3 नवंबर है अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। इसके बाद ये सारी केस स्टडीज, हाँ जी, इंटरिम डिविडेंड आप कर चुके हैं। बस एक चीज का ध्यान इसमें रखिएगा, सोर्सेज स्पेशलाइजेशन, क्या पी एंड एल अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो जब मर्जी यूटिलाइज कर लो या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट यूटिलाइज कर लो। इस फाइनेंशियल ईयर के कब 19-20 खत्म हुआ बेटा, मैं 30 जून 2020 को इंटरिम डिविडेंड बांट रहा हूँ। इंटरिम क्यों, अभी एजीएम हुई नहीं है, वैलिड है सर, मैं पूरे साल के प्रॉफिट्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैंने कहीं यहां बांटे तो उससे पीछे तक जो क्वार्टर एंड हुआ है, क्वार्टर कहां कहां से, 4 क्वार्टर साल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मान लो ये 31 दिसंबर तक है, और मैंने फेब में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 31 दिसंबर तक, लास्ट क्वार्टर तक जो प्रॉफिट हुआ मैं सारे यूटिलाइज कर सकता हूं। तो उनसे सर डिविडेंड बांट दीजिए या फिर प्रॉफिट जनरेटेड टिल द लास्ट क्वार्टर। क्या सर रेट पर रिस्ट्रिक्शन है? अगर लॉस है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, लॉस वाले केस में एवरेज करना पड़ता है, अदरवाइज कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वार्टर तक अगर सर लॉस आया हुआ है, डिविडेंड को रिवोक किया जा सकता है ना? कभी भी नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते। एक ही केस में कैंसिल हो सकता है, अगर अल्ट्रा वायर डिक्लेयर हुआ या फिर कंपनी सीजेस टू बी अ गोइंग कंसर्न। सीजेस टू बी अ गोइंग कंसर्न मतलब सर पठा गुल, कंपनी का भाई ना पैसे हैं देने को ना कुछ है, और उससे उस केस में तुम पहले शेयर होल्डर को कह रहे चल यार प्रॉफिट तो बांट दे, वो कह रहे रोक लो सर इस पैसे को, पैसा पहले आउटसाइडर को जाएगा। ठीक है सर। कैपिटल में से डिविडेंड पे किया जा सकता है? नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल रहते हैं, और सर डायरेक्टर रिकवर कर सकते हैं मेंबर से जिनको ये बात पता थी कि डिविडेंड कहां से आ रहा है, कैपिटल में से। ठीक है सर। और अगर एक्सेप्शनल केस डिविडेंड का पैसा प्रॉफिट्स बनाकर रिकवर कर लेते हैं डायरेक्टर्स, तो भी उनकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, फिर उनकी लायबिलिटी थी जो वो खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए 10 करोड़ का डिविडेंड बांटा और आने वाले में 1 महीने में 2 महीने में उन्होंने वो पैसा कमा भी लिया, तो सर उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। चैप्टर 8 आपका हो गया बेटा समाप्त। थैंक यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।